मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता, सह आचार्य रसायन विज्ञान। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट 2 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्नोट साइकिल। उसमें हम कुछ टर्म्स जो इससे रिलेटेड है, पहले हम उनके बारे में जानकारी करेंगे ताकि फिर हम कार्नोट साइकिल को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले इसमें आता है हीट इंजन। ये वो मशीन है, ये वो यंत्र है जो ऊष्मा को लगातार यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। इस हीट इंजन के भी 4 भाग हैं, जैसा कि आप ऊपर फिगर में देख रहे हैं, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है सोर्स। ये देखिए, आप यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सोर्स है। ये हाई टेम्परेचर वाली वस्तु है जिससे हम कंटिन्यूअस हीट ले सकते हैं। सोर्स की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। ये हम इससे कितनी भी हीट ले लें, लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। इसका जो ऊपर वाला तल है वो कंडक्टर होता है, जिसे हम सुचालक भी कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये वर्किंग सब्सटेंस है। इसमें ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन इंसुलेटर होता है, यानी कुचालक होता है। और जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर का जो तल है वो कंडक्टर होता है। और इसकी जो वॉल होती है, ये दीवार जो है, ये होती है इंसुलेटर। ठीक है। तीसरा पार्ट है इसका सिंक। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिंक है। ये सिंक जिसका कि तला कुचालक होता है, ऊपर का जो बेस है वो कुचालक होता है, यानी सुचालक, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। इसकी हीट कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होती है, यानी हम इसमें कितनी भी हीट दे दें, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। चौथा पार्ट है स्टैंड, जो यहाँ आप देख रहे हैं। इस स्टैंड का जो ऊपर का तल है, ये भी इंसुलेटर होता है, यानी कुचालक होता है। अब हम देखते हैं कार्नोट साइकिल। सोडी कार्नो, यानी जो फ्रेंच इंजीनियर सोडी कार्नो ने ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अनुसार तंत्र की चक्रीय ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड थी, यानी चक्रीय परिवर्तन पर ये आधारित थी, जिसे हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। ये कार्नोट साइकिल 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेज है इसका, ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेज है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम हिंदी में समतापीय प्रसारण कहते हैं। दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी रुद्रोष्म प्रसारण। तीसरा है इसका आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी समतापी संपीड़न। और चौथा है एडियाबैटिक कंप्रेशन, या जिसे हम रुद्रोष्म संपीड़न कहते हैं। हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। उसके पहले आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं। हमने ये डायग्राम जो ड्रॉ किया है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। ये पूरा साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। यहाँ ए पॉइंट पर देखिए, जहाँ पर कि प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है। और फिर जब हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो यहाँ B पॉइंट पर आ जाते हैं। ये देखिए, जहाँ पर कि प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 है। फिर हम इसका और वॉल्यूम बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये C पॉइंट पर आ जाता है, जहाँ प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है। फिर ये इसके बाद आप देखिए
यहाँ पॉइंट डी पर इसका प्रेशर P4 है, वॉल्यूम V4 है। उसके बाद हम वापस साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पॉइंट ए पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि इसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं समतापी प्रसारण। अब आप देखिए, जो हमने ऊपर यहाँ देखा था, जब हम इस वर्किंग सब्सटेंस को उठाकर इस सोर्स के ऊपर रखते हैं, वर्किंग सब्सटेंस जिसमें कि गैस भरी हुई है, जिसका कि प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, जब हम इस वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर रखते हैं तो ये इस वर्किंग सब्सटेंस में गैस का एक्सपेंशन होता है, और ये गैस जो है उसका पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, और पिस्टन जब ऊपर जाता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाता है V2 और प्रेशर हो जाता है P2। इस तरह से इस गैस का एक्सपेंशन होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो एक्सपेंशन कराया वो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर कराया, यानी इसका ताप स्थिर रहता है। तो अब क्योंकि इसने T2 सोर्स के संपर्क में आया ये सिस्टम, और इसने हीट एब्जॉर्ब की Q2, ठीक है, और गैस का एक्सपेंशन जैसा भी मैंने आपको बताया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया उसका एक्सपेंशन में, है ना, और जो सारी की सारी हीट है वो उसकी कार्य में परिवर्तित हो गई। तो यानी उसके वॉल्यूम में परिवर्तन V1 से V1 आया, हीट है ना, हीट में चेंज आया, और जो इसकी क्योंकि समतापी प्रसारण है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, यानी डेल E इज़ इक्वल टू 0 है। अब क्योंकि सपोज़ ये पहला एक्सपेंशन है, तो सपोज़ इस स्टेज में जो वर्क डन है वो W1 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हम इक्वेशन लिखेंगे डेल E इज़ इक्वल टू Q2 माइनस W1, और क्योंकि हमने कहा कि Q2 हीट एब्जॉर्ब की, इसलिए हमने Q2 लगाया, और हम इसको लिख सकते हैं Q2 इज़ इक्वल टू डेल E प्लस W1। अब क्योंकि डेल E इज़ इक्वल टू 0 है इस एक्सपेंशन में, तो इसलिए Q2 W2 के बराबर है, और हम ये जानते हैं कि W इज़ इक्वल टू PdV होता है। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी W1 इज़ इक्वल टू इंटीग्रल विद इन लिमिट V1 टू V2 PdV। अच्छा, हम ये जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो 1 मोल गैस का जो इक्वेशन होती है वो होती है PV इज़ इक्वल टू RT। अब क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमने T2 माना है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे PV इज़ इक्वल टू RT2, और P इज़ इक्वल टू RT2 अपॉन V, और हम यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी W1 इज़ इक्वल टू विद इन लिमिट V1 टू V2 RT2 अपॉन V dV, या W1 इज़ इक्वल टू RT2 कांस्टेंट बाहर आ गया और हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो log V2 अपॉन V1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम देखते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो जिस तरह से अभी हमने देखा था, हम क्या करते हैं, वापस ऊपर चलते हैं और यहाँ हम वर्किंग सब्सटेंस को कंडक्टर्स ये सोर्स से हटाकर हम इस वर्किंग सब्सटेंस को स्टैंड पे रखते हैं, और स्टैंड पर रखकर इसका वॉल्यूम V2 से V3 होने देते हैं। तो नेचुरली इसका प्रेशर भी P2 से P3 हो जाएगा, यानी गैस का एक्सपेंशन होगा। अब क्योंकि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो थ्रू आउट प्रोसेस इसने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की, इसकी हीट कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसके टेम्परेचर में जो चेंज है वो T2 से T1 हो जाता है। टेम्परेचर में परिवर्तन होता है,
हीट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए वापस हम आते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो गैस को हम जब स्टैंड पे रखते हैं तो पिस्टन ऊपर जाता है, वॉल्यूम V1 V2 से V3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हीट कांस्टेंट है तो इसलिए Q = 0 होगा। और टेम्परेचर, जैसा कि अभी हमने देखा था, टेम्परेचर T1 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, del E = Q - W2। क्योंकि ये सेकंड स्टेज में है तो जो इसके द्वारा वर्क डन है उसको हमने कहा वर्क डन W2। ठीक है, अब Q = 0 है तो हम उसको 0 कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, del E = -W2। ठीक है, और अच्छा अब हम देखते हैं कि क्योंकि ये जानते हैं हम CV = del E/del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या del E = CV विदिन लिमिट T2 to T1 dt। क्योंकि पहले हमारा टेम्परेचर T2 था और अब हमारा टेम्परेचर T1 आ गया, तो इसलिए ये विदिन लिमिट T2 to T1 dt हो गया। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, देखिए ये जो ऊपर वाली इक्वेशन, इसको हम लिखेंगे del E = CV। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है T1 - T2, या del E = CV, माइनस लगा दिए इधर तो T2 - T1 लिख सकते, तो माइनस del E = CV T2 - T1। अब क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा था, del E = -W2, तो इसलिए W2 = CV T2 - T1 हो गया। तो अब क्या है कि गैस का दाब इतना कम रह जाता है कि ये खुद से और कार्य करने की स्थिति में नहीं होता है, तो इसे वापस से कार्य करने योग्य बनाने के लिए अब हम इसका जो है गैस का संपीड़न करते हैं, गैस का कंप्रेशन करते हैं। दो अवस्थाएं हम देखते हैं उसमें, एक है आइसोथर्मल कंप्रेशन और दूसरी है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब फिर से देखिए, हम वापस यहाँ इस फिगर की ओर आते हैं। हम क्या करते हैं कि अब इस वर्किंग सब्सटेंस को हम स्टैंड से हटाकर हम इसको सिंक पर रखते हैं, वर्किंग सब्सटेंस को इसके ऊपर रखते हैं। सिंक जिसका कि हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको इस सिंक के ऊपर रखा और रख के और फिर हम इस पिस्टन को दबाते हैं और हम इसको जब कंप्रेस करते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो P3 से P4 हो जाता है और उसका आयतन भी V3 से V4 हो जाता है, यानी आयतन कम हो जाता है, V3 ज़्यादा है, जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ P3 से P4 किया तो आयतन कम हो गया, यहाँ देखिए आप, है ना, P3 से यहाँ पे हमने P4 किया, इधर की ओर आ रहे हैं, आयतन कम हो गया और इसका दाब स्लाइटली बढ़ जाता है। तो अब क्योंकि हमने ये आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, तो जैसा कि हम जानते हैं आइसोथर्मल मतलब समतापी, यानी ताप स्थिर यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा भी स्थिर है। इसका मतलब del E = 0 है और इस सिस्टम पर कार्य होता है। तो सिलेंडर को जब सिंक के संपर्क में जब हम लाते हैं तो क्योंकि हमने देखा कि आयतन इसका V4 और प्रेशर P4 हो गया, तो और सिंक में जो है हीट वो विसर्जित कर दी जाती है। इस प्रोसेस में उस पूरे थ्रू आउट प्रोसेस उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वो है T1। और इस स्थिति में जो इसके द्वारा वर्क डन किया गया वो हम लिखते हैं W3, क्योंकि थर्ड स्टेज है तो W3 = विदिन लिमिट V3 से V4 PdV। और हम ये जानते हैं कि P = RT1/V, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखेंगे =
V3 V4 R T1 dV अपॉन V, या हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया R T1 log V4 अपॉन V1। अब क्योंकि सिस्टम पर वर्क हो रहा है इसलिए यहाँ पर जो वर्क है वो नेगेटिव में होगा, इसलिए हम लिखेंगे -W3 इज़ इक्वल टू RT1 log V4 अपॉन V3। या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू 0 है, तो इसलिए जो Q1 है वो W3 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगी इक्वेशन -Q1 इज इक्वल टू -W3। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया समतापी संपीड़न। अब हम फोर्थ स्टेज देखते हैं और वो है रुद्रोष संपीड़न या एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसको देखने के लिए हम वापस यहाँ ऊपर आते हैं। अब हम इस सिलेंडर को, वर्किंग सब्सटेंस को हम उठाकर वापस इस स्टैंड पर रख देते हैं। ये वर्किंग सब्सटेंस को वापस हमने स्टैंड पे रख दिया, ठीक है, और फिर हमने उसको कंप्रेस किया ताकि इसका जो है ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाए, यानी V4 से ये वापस V1 पे आ जाए और इसका प्रेशर भी P1 हो जाए। तब तक हम इसको कंप्रेस करते हैं। उस कंडीशन में क्योंकि हम ये अब एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हैं तो हीट तो कांस्टेंट है, Q तो 0 है, लेकिन ताप में जो परिवर्तन हुआ वो T2 से T1 हो जाएगा और इसका वॉल्यूम V4 से V1 हो जाएगा, जो कि आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए कंप्रेशन किया तो ये P4 से P1 हो गया, ये देखिए P1 हो गया और वॉल्यूम भी V4 से V1 हो गया। ये पूरा साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और अब हम देखते हैं कि इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या इक्वेशन होगी, क्या रहा। अब क्योंकि हमने इसको कुछ अलग स्टैंड पर रखा, फिर हमने दबाया, कंप्रेस किया, है ना, तो दाब, है ना, ये नेचुरली इसका प्रेशर बढ़ेगा और गैस अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी। वॉल्यूम V1 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो डेल E इज़ इक्वल टू Q1 माइनस विदिन ब्रैकेट -W4, इसलिए क्योंकि हमने इस पर कार्य किया है, इसको दबाया है हमने, इसलिए इसके आगे हमने माइनस लिखा और इसलिए ये इक्वेशन हो गई डेल E इज़ इक्वल टू Q1 प्लस W4। Q1 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए डेल E इज इक्वल टू W4। और हम ये जानते हैं डेल E इज इक्वल टू CV विदिन लिमिट T1 टू T2 dt और डेल E इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। और इस तरह से हमारे पास, क्योंकि डेल E इज इक्वल टू W4 है, इसलिए W4 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1 हो जाएगा। और अगर हम इधर साइन लगाते हैं, -W4 लिखते हैं, तो इधर भी माइनस साइन हो जाएगा। तो -W4 इज इक्वल टू -CV T2 माइनस T1। इस तरह से हम गैस का कंप्रेशन और एक्सपेंशन करा के, हम इसको साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन करा के हम 4 स्टेज में इसके वर्क डन अलग अलग प्राप्त करते हैं।